हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। डिडक्शन कल कौन सी की थी हमने? एटी जी जी बी जी जी सी और टी टी ए टी टी बी यू। ठीक है, कल ये डिडक्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद में डायरेक्ट टैक्स का फटाफट से क्या होगा, अल्ट्रा फास्ट रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो रिवीजन तुम्हें समझ में आएगा, तुम ऐसा मत करना, और सैलरी का अलग से बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स तुम मेरे साथ ही रिवाइज कर लेना। पढ़ो, डिडक्शन कर रहे हैं हम 80 EEB में। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो और उसके लिए जो आप लोन लोगे उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे आपको उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन। आपको क्या करना है, लोन लेना है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। फ्यूचर इसी का ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो तो इसके हमारे क्या है, नेचुरल जो पेट्रोल हो रहा है इसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लो और उसके लोन की रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। किसकी डिडक्शन मिलेगी? इंटरेस्ट की। ठीक है, एलिजिबल एसएससी कौन है? कंपनी को मिलेगी क्या? नहीं, केवल किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को। लोन किससे लेना है? सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लेकर व्हीकल खरीदा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंडीशंस क्या है? लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। रिपेयर के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए? परचेज के लिए। और किसको मिलेगी? इंडिविजुअल। इस पीरियड के अंदर ही लोन सैंक्शन होना चाहिए। इस पीरियड के अंदर ही लोन सैंक्शन होना चाहिए। अभी इंस्टीट्यूट वालों ने एक बार कोई क्वेश्चन दे दिया, सैंक्शन हुआ यहाँ पर और मिला यहाँ पर। ठीक है, तो सैंक्शन का पीरियड चेक करना है मुझे, ना कि लोन एक्चुअली मिलेगा। अप्रूवल आ गई और जैसे मान लो कि लोन अप्रूव हुआ मेरा 31/3/18 को और मिला कब? 1/4/19 को, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी मुझे सैंक्शन का पीरियड इसके दौरान रहना चाहिए, 19 से लेकर 23 तक, और लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, मतलब पर्सनल लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक पार्टी दूसरी पार्टी से। डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1.5 लाख तक की। इंटरेस्ट पेबल लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कितने? 1.5 लाख। और इस सेक्शन में ले ली तो कहीं पर और डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप पीजीबीपी में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ले लोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि द इंटरेस्ट अलाउड अंडर as deduction under 80 will not be allowed as deduction under any other provision of the act for the same or any other assessment year। ठीक है, और लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट असेसमेंट ईयर 2021 मतलब हमारा प्रीवियस ईयर यही है 19-20 और उसके आगे तक टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूस। जब तक आप, इसमें कोई 8 सालों की शर्त नहीं है। 80E में क्या थी? 8, एक बार पहले इंटरेस्ट से लेकर 8 सालों तक। इसमें कोई 8 सालों की शर्त नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप चाहे छोड़ देना या एक बार रीड करना हो तो रीड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देख लोगे अपने आप से? बोलो, पहला देखो 43, 45, 20 सभी इंडिविजुअल है या नहीं? डेट ऑफ सैंक्शन और लोन किसके बीच में होनी चाहिए? देखो 1/4/19 से 31/3/23 तक। तो इस वाला ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। डिसबर्समेंट ऑफ लोन मेरे को कोई मतलब नहीं। पर्पज ऑफ लोन इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो। किसकी बात कर रहे हैं? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल कंजम्पशन, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इनको क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी के हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के इसका अलग सेक्शन है जो मैं करवाता हूँ। अभी आप ये समझ लो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, सी और डी करने, ए और बी नहीं करने। ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल 22 लाख, 18 लाख। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10% और 10%। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर ABCD। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, assume that there has been no principal payment। कोई भी प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं हुई। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि अगर प्रिंसिपल पे हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट पूरा इस फिगर का 10% नहीं आएगा। इंटरेस्ट पूरा क्यों नहीं आएगा? तो कुछ पे हो जाएगा तो फिर उसका भी देखना पड़ेगा कि कम अमाउंट होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लोन लिया 10 लाख का, यहाँ 5 लाख पे कर दिया, तो 10 लाख का इतने टाइम के लिए, इसका इतने टाइम के लिए, तो ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब A B तो हमें मतलब ही नहीं है। बताओ अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सी की।
सी का लोन कितने का है बताओ, और डिसबर्स कब हुआ उसको 1/5/19। तो भले लोन सेंक्शन यहाँ हो गया, सेंक्शन कब होना चाहिए 1/4/19 के बाद, ठीक है 23 तक 1/4/19 या उसके बाद। लेकिन इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा, जब लोन मिलेगा। तो इंटरेस्ट लगना कब से स्टार्ट होगा 1/5 से। इस डेट का क्या रेलेवेंस है, इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने में काम आएगी। इस डेट का क्या रेलेवेंस है, डिडक्शन मिलेगी भी या नहीं ये चेक करने के। तो 1/5/19 को कितने का लोन लिया मैंने 22 लाख का, कितने का लोन लिया 22 लाख। तो 22 लाख का 10% और इंटरेस्ट कितने टाइम का आएगा 1/5 से आएगा। तो 1/5 से आएगा तो कितने महीने का आ गया 11। तो 18333 आया। लेकिन क्या है मिलेगी कितने की, सिर्फ 1.5 लाख की। और डी को क्यों नहीं दी, क्योंकि उसका लोन कब सेंक्शन हुआ था 1/4/19 से पहले, 1/4/19 से पहले, चाहे 2 दिन के। तो डी को डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ किसको मिलेगी सी। ये कौन सा है 80EEB। 80E किसका था पता है आपको, एजुकेशन लोन। EEB को क्या बोलेंगे हम, EEB याद रखने के क्या बोलूँगा, वाहन। वाहन होता है ना, याद रखने के लिए क्या बोलूँगा वाहन, ताकि व्हीकल याद रहे, ठीक है। और EB है या EEB है, तो इसके ऊपर लिख लो वाहन, ताकि तुम्हें याद रहे। लिख ले बाद में याद नहीं रहे। अब हम पढ़ रहे हैं 80EE। ये सारे के सारे किसके हैं, इंटरेस्ट के। 80E सीरीज सारी किसके, इंटरेस्ट। एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल। उसने किसके लिए लिया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। क्या लिया है, लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन किसकी मिलेगी, इंटरेस्ट की। लोन किसके लिए लेना है, एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर इसकी तो मिल ही जाती है किसके अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है 24B में, याद है ना 24B में हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ अलग से मिलेगी नहीं, उस अमाउंट की नहीं मिलेगी, उसके एक्स्ट्रा मिलेगी। अभी पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा। कुछ शर्तें हैं इसकी। इसका लोन कब सेंक्शन होना चाहिए 16-17। तो सर ये तो काम का ही नहीं रहा, 16-17 तो चला गया। नहीं, जिनके लोन 16-17 में सेंक्शन हो गए थे उनका इंटरेस्ट तो अब भी चल रहा हो सकता है। तो लोन सिर्फ किस साल में सेंक्शन होना चाहिए 16-17 में। अब कोई नया लोन सेंक्शन होगा तो उसको 80EE कवर नहीं करेगा, क्योंकि लोन 16-17 में अब सेंक्शन नहीं हो सकता। 16-17 तो गया, लेकिन डिडक्शन उनको अभी भी मिलेगी। क्यों मिलेगी, उनको चल रहा है ना, इंटरेस्ट तो चल ही रहा है। तो कंडीशंस क्या है, लोन 16-17 में, और घर कितने का होना चाहिए 50 लाख तक का। लोन कितने का होना चाहिए 35 लाख तक का। लोन 35 लाख से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर कितने से अमाउंट, तो सर बाकी 15 लाख कहाँ से आएंगे, अगर लोन 35 लाख का ही है तो 50 बाकी खुद लगाएगा। वैसे भी 100% थोड़ी मिलता है। तो लोन की अमाउंट 35 लाख से कम होनी चाहिए और 35 लाख तक होनी चाहिए, और घर की अमाउंट तो कुल मिलाकर मिडिल क्लास लोगों को देना है, ठीक है। एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, मतलब आपका पहला घर होना चाहिए। पीरियड ऑफ बेनिफिट्स रीपेमेंट तक चलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 50,000, और ओवर एंड अबव डिडक्शन ऑफ 2 lakhs अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए बात। अब हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट आ जाती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड की। हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख से ऊपर मिल नहीं पाता था। आपका इंटरेस्ट कितना लग गया 4 लाख, तो आपको कितना मिल पाता था 2 लाख। तो वो 2 लाख तो वही है, अब 50,000 यहाँ मिलेगा। अब तुम्हारा लोन का इंटरेस्ट ये 1.5 लाख ही बना, वो तुमने हाउस प्रॉपर्टी में ले ली, तो फिर यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक्स्ट्रा नहीं है कि 50, मान लो आपका इंटरेस्ट 50,000 ही है तो 50 वहाँ भी ले लो 50 यहाँ भी ले लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो क्या है 2 लाख तक वहाँ आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, 2 लाख से ज़्यादा आप ले नहीं सकते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आप 2 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकते थे, तो 2 लाख से ऊपर वाला आप किस में ले लो, इसमें, ठीक है। मिस्टर ए परचेज द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट अ कॉस्ट ऑफ दिस 45 lakhs। पहली शर्त पूरी हो गई है क्या, घर 50 लाख तक का है, ठीक है। लोन कब सेक्शन होना चाहिए था 16-17 में। अब इसने कब लिया 17 में, 17-18 हो गया 1/4/17। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टुक अ लोन ऑफ ₹35 lakhs फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 11% ऑन द सेम डेट। द लोन वाज सेंक्शन ऑन 28 मार्च 17। लोन 16-17 में सेंक्शन हो गया था, मिला इसको कब था 1/4/17। लोन इसका 28 मार्च को ही सेंक्शन हो गया था, 16-17 में 3 दिन पहले लिया इसने यहाँ पर, ठीक है। तो लोन सेंक्शन सही था, सही समय पर हुआ, पक्का। लोन की अमाउंट कितनी है 35 लाख। लोन की अमाउंट कितनी है
35 लाख, ठीक। 45 लाख सब कुछ ठीक है। घर 50 से कम का लोन, 35 लाख तक का सेंक्शन का ईयर भी सही है। और ये मिस्टर है इंडिविजुअल भी, ठीक है। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर दिस एज्यूमिंग दैट इंटायर लोन वाज आउटस्टैंडिंग। सारा का सारा लोन क्या था? आउटस्टैंडिंग। फॉर दिस मतलब फॉर दिस अकाउंटिंग, ये क्या बोलूँ, असेसमेंट है, ठीक है। तो कितने का लोन था बताओ? सॉरी 35 लाख का। तो 35 लाख का कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी तुम्हें? 11%। कितना बनता है इंटरेस्ट? पहले तो 385, लेकिन तुम सबसे पहले तो किस में जाओगे? 24B में। कितने की डिडक्शन ले लोगे? 24B में कितने की डिडक्शन ले लोगे? 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 50 की और यहाँ पर 50 की और किसके अंदर? 80 डबल ई, यहाँ पर 50 की और पक्का क्या? चलो आगे नेक्स्ट पे। एक और बताओ, 80E किसका है? एजुकेशन लोन। डबल ई किसका है? प्रीवियस ईयर कौन से में सेंक्शन हुआ लोन? 16-17 में सेंक्शन हुए लोन का इंटरेस्ट। सिर्फ 1 साल के लिए दिया था 16-17 प्रीवियस ईयर। अब इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया। डबल ई ए में eligible SSC individual who has taken loan for acquisition of residential house property for financial institution, interest payable on such loan would qualify for deduction under this section. Conditions क्या है? Loan should be sanctioned during 1920. अब पिछले साल फिर दिक्कत आई, जिन लोगों ने बोला कि 17-18 का हमारा लोन नहीं है, हम अब लोन लेकर लेना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने किसके लिए कर दिया? 1920 के लिए। 1920 में भी सेंक्शन हुए लोन के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग ईयर है ना, तो अगर लोन किस साल में सेंक्शन हुआ था? 1920। भाई मैं पुराना सीए था, मैंने मान लो कब ले लिया था? 17-18 में, तो मुझे तो मिल जाएगी। अब आप नए बने और आपने कुछ रुपए इकट्ठे करके क्या किया? तो कुछ रुपए लोन लेकर घर बनाने की कोशिश की, तो आपका लोन तो 17-18 में सेंक्शन ही नहीं हुआ। 16-17 में सेंक्शन ही नहीं हुआ, तो 19-20 में फिर से इसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया कि 19-20 में भी जिनके लोन और सेंक्शन हो गए उनको भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ हाउस की बजाय क्या लिखा हुआ है? स्टैम्प ड्यूटी। इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन। लोन की अमाउंट कितने से ज़्यादा नहीं होगी? कुछ लिखा है क्या? आपको किस सेक्शन में डिडक्शन नहीं लेनी है? 80EE। तो 80EE और EEA क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वैसे ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आपका लोन इस साल में सेंक्शन हुआ है, तो आप उस सेक्शन में वैसे क्या नहीं ले सकते? डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपका लोन उस साल में सेक्शन हुआ है तो इसमें नहीं ले सकते। लेकिन अब आप आपने उस घर के लिए भी ले ली और इधर भी ले ली, तो नहीं। मान लो एक लोन उस साल में सेक्शन हुआ और एक लोन इस साल में, आपको किसी भी सूरत में उस सेक्शन में आपको नहीं लेना, ठीक है। पक्का बोलो ना, ठीक है। आप कहोगे कि सर इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर मैं 80 उसमें डबल ई में कैसे लूँगा? ठीक है। तो ये वैसे भी किसी भी तरीके से आप कवर नहीं होते किसके अंदर? डबल ई में। अगर क्या हो जाए डबल ई ए में, ठीक है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितने की है? 150। और उसमें कितनी थी? 50, ठीक है। याद रहेगी ना लिमिट्स? उसमें कितनी थी? 50। ये सब मत पढ़ना वाले, ठीक है। ये सारी बातें इसने वापस से समझाई हुई है। क्या बताई हुई है? कि 24B वाले से ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है 2 लाख, उससे ऊपर के, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, 24B में ही बढ़ा दो लिमिट। 24B में ही लिमिट बढ़ा दो। परमानेंट बढ़ेगी क्या चीज़? ये तो स्पेसिफिक की है कि नहीं? 24B में बढ़ाने से देखो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और वो फिर क्या होगा? सेटअप हो जाएगा। किससे? देखो 24B में 2 लाख की लिमिट है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट लग गया 3.5 लाख, तो आप अगर हाउस प्रॉपर्टी में कवर करोगे तो क्या होगा? आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना हो जाएगा? 3.5 लाख, जिसको आप क्या कर लोगे? सेट ऑफ कर लोगे। और डिडक्शन होगी तो क्या होगा? सेट ऑफ थोड़ी होगा। डिडक्शन होगी तो क्या नहीं होगा? सेट ऑफ नहीं होगा।
अब आप मेरे से एक एक थप्पड़ खा लो। क्योंकि हाउस वैसे प्रॉपर्टी 2 के लाख लॉस पर भी वैसी रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि 2 लाख से ज्यादा का दूसरे एड से सेट ऑफ होता ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वैसे ही 2 लाख से ज्यादा दूसरे एड से सेट ऑफ होता ही नहीं, तो कुछ भी बुला दूंगा। बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी एड का लॉस बन जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी एड का लॉस बन जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, दूसरे से सेट ऑफ हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी एड का लॉस किससे ज्यादा सेट ऑफ ही 2 नहीं, लाख तक ही होता है। 2 लाख से। तो फिर डिडक्शन का क्या फायदा, सीधा वहीं पर ही बोल देते। याद नहीं है। सीधा क्या होता, वहीं पर ही बोल देते ना भाई। मैं मेरी बात को सुनो, अगर 24B में ही मैं लिमिट बढ़ाकर 3.5 कर दूं तो क्या होगा, 24B में लिमिट बढ़ाकर क्या कर दूं 3.5, तो मान लो हाउस प्रॉपर्टी में बाकी इनकम नील है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में लॉस ही आता है इंटरेस्ट का, कितना आ गया 3.5, सेट ऑफ तो ये कितना होगा 2 लाख, और आगे जाएगा कितना 1.5 लाख, और ये आगे जाने लग जाएगा। डिडक्शन में आगे जाने का कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है। डिडक्शन मान लो आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम 1.20 है और आपके इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 1.60 के हैं, तो आपको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी 1.20 की, और 40,000 रुपये आगे जाके सेट ऑफ थोड़ी होगा, 40,000 रुपये आगे जाके सेट ऑफ थोड़ी होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी में ही बढ़ा देते तो क्या हो जाता, ये लॉस बन जाता, सेट ऑफ जरूर नहीं हो पाता, लेकिन क्या होता, कैरी फॉरवर्ड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता, कैरी फॉरवर्ड। तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इसी साल में क्या लेनी है, डिडक्शन लेनी है। आपकी इनकम है तो उसमें से माइनस कर लो, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कब आगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता, जब ये डिडक्शन की लिमिट किस में बढ़ाई जाती, हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, मेरे लिए ये बोलना बहुत क्या है, आसान है, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। क्यों सर, हम भी बोल देंगे, आपको बोलना नहीं है ना, देख के आपको क्या करना है, एग्जाम में याद करना है, आपको एग्जाम में याद करना है। एक बार थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, बस ये वीडियो, ये डिडक्शन और हो जाए, उसके बाद में मेरे को सिर्फ ऐसे ही याद ही करवानी है। 80EE A, 80EE B, अरे डबल ई तो छोड़ दिया, 80E 80EE, ये किसके इंटरेस्ट की है, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की। ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन लोन किस साल का होना चाहिए, 17 साल। ये कौन सा है, 19-20, और ये कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, वाहन, ठीक है। अब बताओ, इसमें मॉनेटरी लिमिट कुछ भी नहीं थी, इसमें तो सिर्फ क्या लिमिट थी, 8 सालों की। 80EE में, 80EE में मॉनेटरी लिमिट क्या है, 50 लाख, 35 लाख और 50 लाख। 50 लाख किसकी लिमिट है, वैल्यू ऑफ हाउस। 35 लाख किसकी लिमिट है, लोन, और 50,000 किसकी है, डिडक्शन की। और ये सारी डिडक्शन क्या है, उस 2 लाख के ऊपर है। अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से कम नहीं है तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ही लोगे। उसके बाद EE में लिमिट क्या है, 1.5 लाख और 35 लाख। 1.5 लाख तो डिडक्शन की लिमिट है, 35 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस। 45 ही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, 35 कैसे, ठीक है। और उसके बाद में EEB में कितनी लिमिट है वाहन की, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी नालायक, कुछ लगा क्या, बताओ। ठीक है, तो फटाफट से याद कराओ, 1.5 किस में है, EE में और EEB में, ये दोनों एक साथ जोड़े हैं, इनमें दोनों में कितनी है, 1.5 लाख। EE और EE और EEB, इनमें कितनी है, 1.5 लाख। EE में, 50 ई में। कोई तो अब मेरा अगला काम क्या है, जब ये डिडक्शन वाला वीडियो बनते ही सिर्फ इनको क्या कराना है याद, उस समय अपने को सीधा रट्टे मारना, ठीक। अब आप वो क्वेश्चन के A और B पार्ट करोगे, आंसर करेंगे। A और B पार्ट नहीं है, सॉरी, मिस्टर A और मिस्टर B, ठीक। मिस्टर A और मिस्टर B, 43 lakhs 45 lakhs। तो अमाउंट ऑफ लोन के 43 और 45। HFC डिपॉजिट टेकिंग NBFC 1419 लोन टेकन फ्रॉम मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1519 डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन मेरी सही है क्या, ठीक है। पर्पज ऑफ लोन क्या है, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। स्टैम्प ड्यूटी 45 और 48। अब बताओ, इसमें इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें तो मुझे किससे लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मेरे तो किससे मतलब है,
इसमें ए को मिल जाएगी, बी को नहीं मिलेगी। तो ए को डिडक्शन मिल जाएगी कितने की? लोन के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की। लोन के अमाउंट का ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है? लोन की अमाउंट कितनी है? 43 लाख। और इंटरेस्ट कितने रेट से? 9%। तो 43 लाख का 9% 11 महीने क्यों किया? लोन लेट लिया। तो कितना हो गया? 3,54,750। कितने की मिलेगी इसको? किसके अंदर? हाउस प्रॉपर्टी में। और आगे क्या रह गया? पीछे कितना रह गया? 154, लेकिन वो भी किससे ज़्यादा नहीं होगा? 1.5 लाख। ये रहा 154। ठीक, पक्का। अगले वाले को हाउस प्रॉपर्टी में तो मिलेगी अपनी, और डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से एक चीज़, एक बार सुनो बच्चों, एक चीज़ बतानी पड़ेगी। 80EE ए पर आओ पहले। EE में लोन किससे लेना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना। उनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? बैंकिंग कंपनी आएगा, जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, या बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 51 में है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब ही क्या होता है? जिसका मेन काम ही क्या होता है? हाउसिंग की जमीन। इसके अंदर साइड में लिख दो NBFC नोट कवर। इसमें सिर्फ किससे लेना है आपको? बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। और कोई NBFC नहीं होनी चाहिए। और कोई NBFC मतलब जो जैसे मुथूट फाइनेंस और ये जितने भी NBFCs है, NBFCs का मतलब क्या होता है? जो जिनका डिपॉजिट लेना जरूरी नहीं है, ले सकते हैं वो, लेकिन लेना जरूरी नहीं है। और इनके इसके अंदर जिसने जमा भी करवा दिया तो उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते? चेक। मैंने बैंक में रुपए जमा करा दिया तो मैं बैंक के पैसे के अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ? चेक। तुम्हें चेक दे दिया, तुम जाकर क्या करवा लोगे उसको क्लियर। लेकिन मैंने NBFC में जमा करा दिया तो NBFC के पैसे के अगेंस्ट क्या नहीं करते? चेक नहीं करते। आपको खुद ही जाकर क्या करना है? विड्रॉ। तो इसमें NBFC नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरे वाला क्या है? 80EEB। इसके अंदर क्या है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट NBFC भी है और डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। अब ये इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बोलते किसको है? जिसकी नेट एसेट क्या हो, जिसकी टोटल एसेट क्या हो? 500 करोड़ एटलीस्ट, ठीक है। डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग का मतलब जो डिपॉजिट नहीं लेती। तो डिपॉजिट टेकिंग तो सारी चलेगी, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो वो क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, मिस्टर बी का जो लोन था ना वो घर के लिए था, और वो किससे था? NBFC था। मिस्टर ये तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन बी का लोन जो घर के लिए था वो किसके साथ था? NBFC। जबकि NBFC का सिर्फ किस में मतलब ले सकते हो? 80EB के लिए NBFC मतलब की है। 80EE में अगर आप NBFC लेते हो तो वैसे ही, तो आगे कुछ चेक करने की वैसी जरूरत नहीं थी। इसमें तो NBFC की वजह से भी और 48 लाख दोनों वजह से हमने सिर्फ 48 को डिस्कस करके छोड़ा, ठीक है। इसमें NBFC वाला भी डिफॉल्ट था। आपको लोन किससे नहीं लेना था? NBFC से। आपको बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना था। चलो आगे। अब आओ बच्चों 80CCC। CCC में किसको रिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो ना हो, ठीक है। ये सारे मैं आपको लास्ट में याद करवा दूंगा। एक बार सिलेबस पूरा हो जाने दो। PT का सिलेबस क्या है? 2-3 क्लास के बाद क्या खत्म है? सैलरी कराएंगे, ठीक है। सैलरी के लिए मत होना, और उसके बाद में डिवीजन किससे स्टार्ट करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन उसी ऑर्डर में। तो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, और उसने क्या पे किया? एन्युटी प्लान के लिए क्या पे किया हो? LIC को चाहे दिया हो चाहे किसी और इंश्योरेंस को। किसके लिए? एन्युटी प्लान लेने के लिए, जिसमें पेंशन मिलेगा। मतलब क्या है? बोलो। मेरे को रिटायरमेंट पर क्या आते रहेगा? पेंशन आती रहेगी। कि कब? अगर मैं अपने मतलब जब तक जॉब कर रहा हूँ तब तक अपने रुपए क्या करवाता हूँ? जमा करवाता हूँ। तो उसके जो जमा करवाओगे उसकी रिडक्शन मिलेगी। पढ़ते हैं, वेयर नेसेसरी बीइंग एन इंडिविजुअल हैज इन एनी प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स
टू इफेक्ट मतलब नया लेना, कीप इन फोर्स मतलब जो पुराना चल रहा है उसको कंटिन्यू करवाना। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनविटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशंस फ्रॉम द फंड सेटअप बाय LIC और अदर इंश्योरर, ही शैल बी अलाउड अ डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल। तो मैंने क्या लिया, एनविटी प्लान लिया। क्यों लिया? क्योंकि बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, पैसे तो चाहिए, पढ़ा नहीं पाऊंगा लेकिन क्या होगा, रुपए तो चाहिए। क्यों चाहिए रुपए, रोटी तो लगेगी ना, लेकिन पढ़ा नहीं पाऊंगा। सर पढ़ा क्यों नहीं पाऊंगा? क्योंकि बूढ़ा हो जाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े रुपए हर साल क्या करवाता हूँ, जमा। LIC नहीं है ये, LIC का मतलब तो मेरे मरने पर किसको मिलेगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को। लेकिन LIC में तो मेरे मरने पर, यहाँ मेरे जीते जी मुझे क्या मिलेगा, पेंशन मिला करेगी। ठीक है, मुझे क्या मिला करेगी, पेंशन। इसके लिए मैं अपने क्या करवा रहा हूँ, रुपए जमा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी मुझे क्या मिलेगी, डिडक्शन। ठीक है, अब 80C में भी ऐसी प्लान है, तो इस सेक्शन में ले लोगे तो 80C में नहीं मिलेगी। 80C में भी लिखा हुआ है कि पेंशन प्लान की मिलेगी, तो 80C में भी इस तरह के प्लान है, लेकिन इसमें इंश्योरर ही है ना, उसमें कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, उसमें इंश्योरर भी लिखा हुआ है और कहीं और भी लिख सकता है। इसमें तो सिर्फ किससे करवाने, इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की डिडक्शन इस सेक्शन में ले रहे हो तो 80C में नहीं मिलेगी। ठीक है, पक्का। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 1,50,000। ये अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड और क्रेडिट टू द एसएससीज अकाउंट शैल नॉट बी रेकन्ड एज कंट्रीब्यूशन। अब कई बार LIC वाले क्या दे देते हैं, बोनस। बोनस का मतलब मेरी किस्त आ रही है 60,000 की, उन्होंने क्या बोला, 10,000 का बोनस है, इंटरेस्ट है, इसलिए आप किस्त कितने की भर दो, 50 की। तो मैंने किस्त कितने की भरी, 50। वो बोला 10,000 आपका पिछली बार का इंटरेस्ट एग्री हो गया, वो मतलब 50 भरने कितने, 60, लेकिन 10 वो काट लिया, या बोनस देना था वो काट लिया। तो आप इंस्टॉलमेंट कितने की दे दो, सिर्फ 50 की। तो क्या मुझे 50 की डिडक्शन मिलेगी या 60 की, सिर्फ 50 की। ये जो आपकी जेब से गया उसी की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट और बोनस जो एग्री और क्रेडिट हुआ आपके खाते में उसकी मिलेगी, उसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी, 1.5 लाख। अब सुन लो मेरी बात, 3 सेक्शन है, 80C, 80CCD और 80CCE। कौन कौन से, 80C, CCD और CC, वो CCC। इन तीनों को रिस्ट्रिक्ट करता है 80CCE। वो कहता है कि डिडक्शन किससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1.5 लाख से। इन तीनों सेक्शन की मिलाकर डिडक्शन किससे ज़्यादा नहीं होगी, 1.5 लाख से। ये भी करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे आज ही हो जाए। CCC तो हम कर ही रहे हैं। तो किसी भी सेक्शन की डिडक्शन 1.5 लाख से ऑटोमेटिकली ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो मैंने और कुछ किया ही नहीं, ये किया 170, तो क्या होगा, तो भी आगे जाकर कितना बन जाएगा, 1.5 लाख। 80D और नहीं है इसमें, वो चाहे कितनी लो। 80D और याद है क्या, वो नहीं है इसमें, वो चाहे कितनी लो। लेकिन किसकी, CCC और CCD, इन तीनों के मिलाकर किससे ज़्यादा नहीं होगी, 1.5 लाख। श्योर, पक्का। तो इन तीनों के मिलाकर किससे ज़्यादा नहीं करनी है आपको, 1.5 लाख। तो अब मुझे किसकी करनी है बात, 80CCC। तो ये इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है। फर्दर ओवरऑल भी, ओवरऑल का मतलब क्या है, मान लो 80C में कोई डिडक्शन है, 80C में LIC की मिलती है, 80C में लाइफ इंश्योरेंस की मिलती है, 1 लाख की वो मिल रही है। और 80CCC में कितने की ले ली मैंने, 1.5। तो अब भी ये दोनों मिलाकर कितनी मिलेगी, 1.5 ही मिलेगी। तो 1.5 लाख इसकी खुद की लिमिट तो यही है, प्लस CCC, CCC और CCD1 और 2 क्या है वो बाद में बताते हैं। लेकिन एक बार तो मान लो इन तीनों सेक्शन की मिलाकर भी किससे ज़्यादा नहीं होगी, 1.5 लाख से। CCD1 CCD2 जब कराऊंगा तब आपको ये 1 समझ में आएगा। ठीक है, पक्का बोलो। Where any sum standing to the credit of SSC in the fund in respect of which a deduction has been allowed, together with interest or bonus accrued to the SSC, is received by the SSC or his nominee on account of surrender of the annuity plan in any previous year or pension received from the annuity plan. Such income amount will be deemed to be the income of the SSC or nominee in the previous year in which such withdrawal is made or pension is received. मैंने सरेंडर करा के विड्रॉ कर लिया तो भी ये पैसा क्या होगा, टैक्सेबल। और मैंने पेंशन रिसीव करी तो भी क्या होगा, ये पैसा टैक्सेबल। मैंने सरेंडर करवा के पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो भी ये रुपए मिलेंगे, तो क्या होंगे, टैक्सेबल। और दूसरा क्या है, पेंशन की तरह से मिला तो भी क्या होगा, टैक्सेबल, चाहे मेरे नॉमिनी को मिले क्योंकि मैं नहीं रहा हूँ। ठीक है, पक्का। तो ये पैसे वापस क्या होंगे, मिलने पर टैक्सेबल होंगे। 80 क्या हो गया, CCC।
अब देखो 80C में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। ATC बहुत बड़ा है, तो इसको मैं आपको नोट से करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ ही किससे करवाता नोट्स आपको मिलेंगे, आप टेंशन मत लो, रिवीजन नहीं से करेंगे। प्लस क्या आप होते तो साथ साथ देते ही रहते। एक बार 80C किससे कर रहे हैं, नोट्स। ये पढ़ा है मुझे पता है, 80CCC। काम की बात यही है, इंडिविजुअल को मिलेगी एनविटी प्लान किसका, LIC का और अदर इंश्योरेंस का, और बोनस क्रेडिट जो होगा उसकी नहीं मिलेगी। ठीक, पेंशन जो रिसीव होगी लास्ट में वो क्या होगी, या सरेंडर करने को होगा। ऐसे याद रह जाता है ना इनसे, इसी से करेंगे रिवीजन। ठीक है, और ये आपका हाथ में होता है अगर आप क्लास में, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करें, सेक्शन कौन सा बच्चों, 80C, डिडक्शन फॉर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है इसमें। इतने सारे आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट। हाँ बच्चों, 80C में पहला डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, पहला क्या है, प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर 80C, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर प्रीमियम टुवर्ड्स इंश्योरिंग सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, एनी अदर मेंबर ऑफ HO। पेरेंट्स है क्या इसमें, पेरेंट्स कहाँ नहीं है, 80E में नहीं है पेरेंट्स, और किस में नहीं है, 80 याद है क्या, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, और किस में नहीं है पेरेंट्स, 80C में। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स नहीं है, लिख लो साइड में, पेरेंट्स नहीं है, तो लिखने तो लगेगी एक बार, इसमें पेरेंट्स नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें चिल्ड्रन का कोई डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। 80D में क्या था, चिल्ड्रन का डिपेंडेंट होना जरूरी था, 80D वाला ही है सारा, बस चिल्ड्रन का क्या होना जरूरी नहीं है, डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। और अगर पॉलिसी कब ली है, डिडक्शन कितने की मिलेगी, प्रायर टू ऑन और प्रायर टू 31 मार्च 2012। अगर आपने पॉलिसी कब ली थी, 31 मार्च 12 तक, तब आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी, 20% ऑफ सम एश्योर्ड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब आपकी पॉलिसी है 1 लाख की सम एश्योर्ड, और आप प्रीमियम कितना भर रहे हो, 30,000, तो आपको डिडक्शन केवल कितने की मिलेगी, 20,000। आपकी पॉलिसी 1 लाख की है, आप प्रीमियम कितना भर रहे हो, 15,000, तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, 15,000। 20 की क्यों मिलेगी, जब प्रीमियम भी 15 भरा है तो मैं अगर बोलूँ तो कितने की डिडक्शन मिलेगी, 20% ऑफ सम एश्योर्ड एंड एक्चुअल प्रीमियम व्हिचएवर इज लोअर, उतने की क्या मिल जाएगी डिडक्शन। ठीक है, कुल मिला के आप सम एश्योर्ड का 20% और से ज़्यादा डिडक्शन मत बनने देना। लेकिन अगर पॉलिसी आपने कब ली है, 1/4/12 या उसके बाद 31 मार्च से बाद में, तब क्या होगा, ये 10% रहेगा। ये कितना रहेगा, 10%। लेकिन किसके लिए, 80U से सफ़र करने वाले लोगों के लिए, 80U में जो बीमारियां लिखी हुई है उससे सफ़र, 80U और DDP में सेम ही है, बस U में कौन लेता था, वो खुद, और DDP में क्या लेता था, जो उसको मेंटेन करता था। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, तो अगर पॉलिसी कब की है, और अगर पॉलिसी कब की है, 13, इसमें ये 13 है। ठीक है, 13 की है, ऑन और आफ्टर 13, तब क्या होगा, 15% देख रहे हैं, ना कि कितना देख रहे हैं, 10। 13 पे लिमिट कितनी चल रही होगी, 10। तो मैं इसको अगर ऐसे बना दूँ तो मैं टाइम लाइन पे, तो तुम्हें समझ में आता है। सॉरी, ये कौन सी डेट है, 1/4/12, ये कौन सी डेट है, 1/4/13। ऊपर क्या है, डिसेबल, और नीचे क्या है, नॉर्मल। तो 1/4/12 से पहले पॉलिसी ली है तो लिमिट कितनी है, 20। यहाँ कितनी है, 10। यहाँ कितनी है, 10, बट डिसेबल के लिए 13 से लिमिट कितनी कर दी, 15%। ठीक है, पक्का।
तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ही क्वेश्चन आता है जनरली, और ये डेट से लिखा होता है। तो सर अब कौन पॉलिसी लेगा? जैसे मान लो आपके पापा की पॉलिसी चल रही है 12 से पहले की, पॉलिसी कब की ले रही है? 12 से पहले की, तो उनको कितना मिल सकता है? 20% तक मैक्सिमम। और आप अब नई पॉलिसी लेते हो तो आप तो ऑब्वियसली बात है 1 साल दे रहा है उसके बाद ही लोगे, तो आपके लिए कितनी होगी? 15%। डिसेबल हो ना 10 में, डिसेबल के लिए 15 होगी ना, तो आपके लिए कितनी होगी? 15%। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड इन सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना में आप अगर जमा कराओगे तो भी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अमाउंट में भी डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल गर्ल चाइल्ड और इंडिविजुअल और गर्ल चाइल्ड फॉर होम इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। अब मान लो तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे को मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने पैसे जमा कराए किसमें? सुकन्या समृद्धि योजना। या तुम्हारे लिए मैं लीगल गार्जियन हूँ तो भी मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। ये रुपये आप जमा कराते रहो और लास्ट में जब लड़की बड़ी हो जाती है तब आपको ये रुपये मिल जाते हैं पढ़ने के लिए या विवाह के लिए। पीपीएफ में जमा कराओगे तो भी चलेगा। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप किस में जमा कराओगे? देखो मैं कहाँ रुपये सेविंग करूँ? सैलरी वाले का तो क्या कट जाता है? पीएफ। सैलरी वाले का तो क्या कट जाता है? पीएफ प्रोविडेंट फंड। मेरा क्या कटता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे फीस क्या दोगे? पूरी दोगे या पीएफ काट कर दोगे? पूरी। तो मुझे क्या करना होगा बताओ? मैं अपनी सेविंग खुद करना चाहता हूँ तो मैं किस में जमा करा सकता हूँ? पीपीएफ। ये भी किसका डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये सेम वैसे ही ऑपरेट करता है जैसे क्या करता है? पीएफ डिपार्टमेंट ऑपरेट करते हैं। तो सर आप अपनी एफडी करा लो, वो तो मैं करवा ही सकता हूँ एफडी, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पीएफ जैसे इंटरेस्ट रेट चाहिए और ये सब। तो मैं क्या चाहूँगा? बोलो ना। गवर्नमेंट के पास गया मेरा पैसा, मुझे बैंकों में नहीं जाना, ठीक है। तो और इंटरेस्ट रेट भी पीएफ की क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा। तो मैं कहाँ जाऊँगा? पीपीएफ में, ठीक है। इन सारों में अलग अलग 1.5 लाख है या सबकी 1.5 लाख? सबकी 80C प्लस सीसीडी प्लस या CCD1 बोलने लगी जाओ तुम, अब बता दूंगा CCD1 क्या है। 80C प्लस 80 CCD1 प्लस 80 ट्रिपल C मिलाकर किससे ज्यादा नहीं होगी? 1.5 लाख। ये किस में लिखा हुआ है? CCE। किसमें लिखा हुआ है? CCE। और EEA क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो तो बी है। EEA हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए ही लोन लेने वाला है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 है, ठीक है। तो CCE और E, ठीक है, सब अनशंट। अब सुनो 80C में बहुत सारे क्या है? इन्वेस्टमेंट। 80C में क्या? एक बार 80CC में सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पीपीएफ समझ में आ गया, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो किस में होगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसकी 80C में क्या मिलेगी? डिडक्शन। अब थोड़ा सा आपको क्या लिंक करवाना है मुझे? सैलरी। मान लो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है? 15 लाख। मैंने जानबूझकर 15 लाख लिए, ठीक है। ये लोग पीएफ जनरली नहीं कर पाते हैं, लेकिन मान लो ठीक है पीएफ। मेरी बेसिक सैलरी कितनी है? 15 लाख, ठीक है। आरपीएफ में मैं और मेरा एम्प्लॉयर दोनों ही कितने कितने रुपए जमा कराते हैं? 2 लाख। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे को टोटल इनकम निकाल के बता। टोटल इनकम का मतलब डिडक्शन जो देनी होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? बेसिक कितने की? 15 लाख। फिर हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉय का तो इसी में से कटता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना लिखेंगे? सॉरी 2 लाख। और उसमें से कितने की डिडक्शन ले लेंगे? 12%। याद है तुम्हें सैलरी में आरपीएफ कितना एग्जाम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी। तो 15 लाख का 12% कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 180। तो कितना टैक्सेबल आएगा? 20। सैलरी की इनकम कितनी आएगी बताओ? 15,20,000 लेस क्या दे देंगे? इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की? 50,000। कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल रहे थे ना 14,70,000, ऐसे हाँ बोलो।
कितना आएगा 14,70,000। फिर लेस क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, उसमें सेक्शन कौन सा 80C। 80C की कितनी डिडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन किया इसने 2 लाख। किसके कंट्रीब्यूशन की मिलती है यहाँ, एम्प्लॉय। किसकी कंट्रीब्यूशन की मिलती है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की कितनी डिडक्शन मिलती है बच्चों, क्यों क्यों बिचर गई, तो ये एम्प्लॉय के कितने आ गए 2 लाख। अब आप मुझे बताओ कि ये 2 लाख तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कितनी होगी 1,50,000। तो बाद क्या लिखोगे, रेस्ट्रिक्टेड टू। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ऊपर जुड़ा ही नहीं है तो डिडक्शन का मतलब ही नहीं है ना, ऊपर छोड़ा से तो जुड़ा है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। किस में जुड़े, किस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें से कटा था। मेरे को बेसिक सैलरी 15 लाख मिली थी या पीएफ कट के मिली थी, लेकिन मैंने यहाँ कितना ले लिया 15 लाख, और बाद में 80C में क्या मिल जाएगी डिडक्शन। और यही अगर क्या हो जाता, यूआरपीएफ होता तो क्या होता, यही अगर यूआरपीएफ होता तो क्या चेंज आते, यहाँ ये 20 भी टैक्सेबल नहीं होता। यूआरपीएफ में पैसे कब टैक्सेबल होते हैं, लास्ट में रिटायरमेंट वाले टाइम निकालने पर। अगर सैलरी आता है तभी बात समझना, नहीं तो ये वाली बात समझ छोड़ दो। लेकिन यहाँ डिडक्शन कुछ भी नहीं, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ एसपीएफ की और आरपीएफ की मिलेगी, यूआरपीएफ की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ किसकी डिडक्शन मिलेगी, एसपीएफ और आरपीएफ, यूआरपीएफ की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है क्या बच्चों, ढूंढ रहा हूँ इसको। अब सुनो, पेपर वाले दिन सिर्फ क्या पढ़ना होता है, राइट, ठीक है, सिर्फ राइट, रिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी की ही मिलेगी। सुपर एनुएशन फंड, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए बनाए गए फंड होते हैं। आप रुपए जमा कराते रहो, लास्ट में रिटायरमेंट पर आपको क्या मिल जाएगी, तो उसमें भी आप कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगी डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक बार पहले मैं काम वाले करा दूंगा, ठीक है। सुपर एनुएशन फंड का नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में, क्यों नहीं पूछेगा, टेस्ट कैसे करेगा। सुपर एनुएशन फंड है, आपने लिख दिया, माइनस कर दिया, बात खत्म। टेस्ट कहाँ पर करेगा, इस पर, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट्स है। आपको 15% याद है नहीं, 10% है नहीं, तो वो जो सिंपल है उनको एक बार मैं छोड़ के पहले काम वाले करा दूँ। एक तो क्या है लिखना, प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि ये अगर पीपीएफ दे भी दिया तो क्या होगा, आप घटाया होगा, बोलो ना। जहाँ मॉनिटरी लिमिट्स है या जहाँ कोई और लोचे हैं वहाँ पर क्या है ज़्यादा पूछता है। तो एक बार पहले मैं दूसरी चीज़ और, ठीक है, 70 मार्क, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। द ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन, कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एलआईसी कितने बच्चों के लिए, कितने मर्जी, ठीक है। एलआईसी में नहीं, सिर्फ किसमें, ट्यूशन फीस में, 2 बच्चों के लिए, इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। फीस कैन बी पेड टू एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया। और किसके लिए होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स के लिए। फुल टाइम कोर्स का मतलब जहाँ अटेंडेंस आपकी क्या हो जरूरी है। मेरा बच्चा फॉर्म में पढ़ता है और उसकी फीस लगती है 2.5 लाख रुपये, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं, क्यों नहीं मिलेगी। मेरा बच्चा इंडिया में पढ़ता है, स्कूल फीस लगती है उसकी 2.5 लाख रुपये, कितने की डिडक्शन मिलेगी, 1.5 लाख, 1.5 से ऊपर नहीं है। तो आप के पेरेंट्स अगर नहीं लेते हैं तो आप उनको बता देना कि स्कूल फीस या जो फुल टाइम कोर्स वाले नहीं मिलती, ठीक है, ट्यूशन फीस उसकी नहीं मिलती क्या, जैसे आप मेरे को फीस दे रहे हो उसकी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ कोई अटेंडेंस और फुल टाइम कोर्स जरूरी नहीं है। तो आप प्राइवेट ट्यूशंस कर रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं तो प्राइवेट कोचिंग हूँ, तो कुछ पेरेंट्स मुझसे रसीद मांगने आ जाते हैं कि हमें क्या लेंगे डिडक्शन, तो आप हमें रसीद दे दो, तो वो गलती मांगते हैं, मेरी कोचिंग की डिडक्शन, ठीक है। कोई मैं तुम्हें फुल टाइम कोर्स नहीं करा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तो क्या ध्यान रखना, 2 बच्चों की मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मिलेगी, फुल टाइम कोर्स की। और उसके आगे क्या लिख दो, एक्सक्लूडिंग डोनेशन, डोनेशन की नहीं मिलेगी, डोनेशन या डेवलपमेंट फीस की नहीं मिलेगी। मतलब क्या, आप बड़े कॉलेज में जाओगे तो वो एडमिशन नहीं लेते, वो क्या कहते हैं, डोनेशन दो। क्यों दो डोनेशन, आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं जो हमारे कॉलेज के लायक, तो वो क्या कहते हैं,
भाई इंटेलिजेंट को तो हर कोई ले लेता है, ठीक है, लेकिन अब जो बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, डोनेशन दो। डोनेशन क्या कर ले रहे हैं, क्यों, फीस के नाम पर तो हम एक लिमिटेड एक्सटेंट से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो आपको डोनेशन की पर्ची कटवा दो। फीस नहीं ले सकते, गवर्नमेंट के क्या होते हैं रूल होते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप डोनेशन दो। सुना है ना तुमने, डोनेशन लग गई। डोनेशन क्या होता है, फीस ही होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो कंपलसरी कर दी उन्होंने, डोनेशन आपको देनी पड़ेगी, तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ किसकी मिलेगी, स्कूल फीस। अब कोई लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फीस के नाम से देता है, डेवलपमेंट फीस मतलब हमारे कॉलेज में प्लेग्राउंड बनेगा, ये बनेगा, उसके नाम से, तो वो सब नहीं मिलेगा, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस की फीस है उसकी रिडक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना, और दूसरा LIC वाला याद रखना, बाकी तो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के नाम है, इसमें इसमें कर दो, इसकी क्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होता है, आप पैसे जमा कराओ और आपकी रिटर्न ऐसे 5-10% नहीं आएगी, आपकी क्या क्या आएगी रिटर्न, इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो रोको। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक, इक्विटी लिंक का मतलब भी क्या होता है कि आपको सेविंग किस पर बेसिस पर आएगी, इक्विटी से लिंक है, इक्विटी शेयर बढ़ेगा तो तुम्हारा भी बढ़ेगा, तो इस तरह की जो स्कीम्स है उसमें भी इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल की FD करा लो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे बैंक से करवा लो चाहे पोस्ट ऑफिस से। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हर साल क्या करवाते होंगे, इस डिडक्शन को लेने के लिए FD, क्यों, उनके पास क्या है, जैसे जिनके खुद के बिजनेस होते हैं, छोटे मतलब छोटे नहीं कह रहा, मतलब मिडिल क्लास लोग, मतलब अंबानी टाटा वालों की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे हमारे जैसे लोग जिनके खुद के बिजनेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जितना बच जाता है क्या करते हैं, 5 साल की FD करवा लेते हैं। जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत क्या करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत बच्चों की स्कूल फीस, टोटल मिलाकर कितना नहीं हुआ, 1.5 लाख, तो बाकी वो क्या करवा लेते हैं, FD करवा लेते हैं, ठीक है। तो FD करवा दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने घर लिया है तो भी क्या मिलेगी, डिडक्शन, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जब आपने घर खरीदा है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो लगी और उसका रजिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा लगा उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। अप्रूव्ड एनविटी प्लान ऑफ LIC, नोटिफाइड पेंशन फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI। अब ये आपको याद ही नहीं रखना, क्यों, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि LIC के सारे प्लान अप्रूव है या म्यूचुअल फंड की सारी यूनिट, सिर्फ कौन सी यूनिट है, नोटिफाइड। अब नोटिफाइड तो जब इनको लगता है कि इसको नोटिफाई कर दें, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है इसमें, तो आपको साफ साफ क्या दिखा होगा कि ये नोटिफाइड है, नोटिफाइड पक्का। नाबार्ड क्या है, उसके रूरल बॉन्ड्स खरीदो तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसके बराबर ही होता है, नाबार्ड के बॉन्ड खरीद लो, डिडक्शन मिल जाएगी, कुछ नहीं है, बस ये रीड करने के। अब एक बच्चा दाप गया, उसने ATC की एक शॉर्ट फॉर्म बताई मुझे, उसने ATC को बोला ATC पहले, और फिर क्या बोलता है ऐसी तैसी करो, ठीक है, ATC को। तो अब ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्या करने, ऐसे रटने मत लग जाना 17 के 17 में छुपा के याद करने, आपको सिर्फ क्या करने, रीड करने, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें क्या लिखा होगा, नाबार्ड के बॉन्ड खरीदे, ये खरीदे, तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। बस कौन से याद रखना है, एक तो जहाँ पर मॉनेटरी लिमिट है या कोई टाइम लिमिट है वो आपको क्या करना है, याद रखना। नोटिफाइड नाबार्ड के रूरल बॉन्ड्स खरीदोगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन जमा कराएगा, सीनियर सिटीजन जमा कराएगा, ये FDR के जैसे ही होता है, 5 साल के लिए जमा कराओ, उसके आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, ठीक है। FD करवा लो चाहे सीनियर सिटीजन, ये FD से थोड़ा क्या होता है, बेटर होता है, इसकी रिटर्न थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट, नेशनल हाउसिंग बैंक का अगर आप टर्म डिपॉजिट करवाओगे, नेशनल हाउसिंग बैंक आप समझते हो कि हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए आगे लोन देते हैं, उसके टर्म डिपॉजिट स्कीम में जमा कराओगे इसमें तो क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन, 13 उड़ा देना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी गवर्नमेंट के, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट पे इसमें सेव हो सकते हैं, 1000 रुपये भी है तो आप क्या बनवा सकते हो, अब शायद मेरे को पता नहीं कोई बढ़ा दिया नहीं, तो 500-1000 रुपये भी आपके पास है तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हो गवर्नमेंट का, छोटे लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो 500-1000 जितने भी इकट्ठे हो आप जमा करा तो आपको क्या मिल जाएगी, ATC में डिडक्शन। गवर्नमेंट का इशू है 8th इशू, ठीक है, अलग अलग इशू है, उसमें क्या है 8th इशू। उसके बाद में हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट किस में आ गया,
80 डबल ई में आ गया, 80 ई ए में आ गया, 24 बी में भी आ गया। अब प्रिंसिपल चुकाया है तो किसमें रिडक्शन मिलेगी? 80 सी। देखो जब तक मैंने हाउसिंग लोन नहीं लिया था तब तक मैं भी क्या करता था, एफडीआर करवाता था, ठीक है। LIC वाले से मेरे 1.5 लाख का प्रीमियम नहीं जाता था, ठीक है, तो मैं एफडीआर करवाता था। हाउसिंग लोन ले लिया तो क्या होता है, अब मान लो मेरी हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये पर मंथ है, तो 20,000 × 12 कितने रुपए जाते हैं मेरे? 240। वो मुझे ब्रेकअप देता है, क्या देता है? ब्रेकअप। किस चीज़ का? कि 240 में प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है। इंटरेस्ट को तो मैं किस में माइनस करवाऊंगा? 24 बी में, और प्रिंसिपल रिडक्शन किस में लगेगा? 80 सी। ठीक है, तो मुझे अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत रही नहीं अपनी 1.5 लाख की एग्जेम्पशन लेने के लिए, क्योंकि मेरा हाउसिंग लोन से होगा। ठीक है, जिस घर के लिए आपने लोन लिया था उस घर को आप क्या करोगे? 5 सालों से पहले बेच दिया तो आपने जो डिडक्शन ले रखी है प्रिंसिपल पेमेंट की, वो सारी की सारी वापस क्या हो जाएगी? टैक्स। मैंने यहाँ कर लिया, डिडक्शन लेने लग गया हाउसिंग लोन, ठीक, तीसरे साल बेच दिया तो जो डिडक्शन लिया वो वापस क्या हो जाएगा? टैक्स। इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? एक तो नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान होता है, मर गया तो घर वालों को रुपये मिल जाएंगे, बच गया तो मेच्योरिटी पर। यूनिट लिंक में क्या होता है? मर गया तो इतने मिल जाएंगे, नहीं मरा बच गया तो आपकी पैसे को हम आगे क्या करेंगे? यूनिट्स में इन्वेस्ट करेंगे और आपको यूनिट से लिंक रिटर्न मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स पैसा मिले। तो एक तो नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान होता है, बच गए या मर गए हर केस में आपको फिक्स पैसा मिलेगा। मर गए तो आपके घर वालों को दे देंगे, बच गए तो मेच्योरिटी पर। यूनिट लिंक में क्या होता है? यूनिट से लिंक्ड होती है इसकी रिटर्न, ठीक है। और ये किसके नेम में ले सकते हो आप? इंडिविजुअल, स्पाउस और चाइल्ड। तो ये सारा किसका है? 80C का। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे, बाकी कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में।